राजनीतिक संस्कृति को किसी भी शासन व्यवस्था की मानसिक रीढ़ माना जाता है। यह केवल संविधान के अनुच्छेदों का समूह नहीं है, बल्कि राजनीति के प्रति पूरे समाज का एक गहरा मनोवैज्ञानिक झुकाव है। इसके मुख्य घटकों में जनता का व्यवहार, उनकी मानसिकता, अभिवृत्तियाँ, विश्वास और मूल्य शामिल होते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था को संकटों से बचाना और उसे निरंतरता, कंटिन्यूटी, प्रदान करना है। प्रमुख विचारकों ने इस अवधारणा को विभिन्न आयामों से परिभाषित किया है। आमंड और पावेल, एलमन पावेल इनके अनुसार, राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक वस्तुओं के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों का प्रतिमान, पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस है। इसका अर्थ है कि समाज के सदस्य अपनी सरकार, संस्थाओं और अपनी भूमिका को किस नज़रिए से देखते हैं, यही उस व्यवस्था की विशिष्ट पहचान तय करता है। सिडनी वर्बा के विश्लेषण में दो तत्व प्रधान हैं: अनुभवजन्य विश्वास और अभिव्यंजक प्रतीक। उनका मानना है कि राष्ट्रीय ध्वज, महापुरुषों के विचार और ऐतिहासिक प्रतीक ही वह पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिस पर कोई भी राजनीतिक क्रिया, पॉलिटिकल एक्शन, संपन्न होती है। लुसियन पाई ने इसे राजनीतिक विकास के सामाजिक वैज्ञानिक पहलुओं का आधार माना है। उनके अनुसार, संस्कृति ही वह धागा है जो समाज के इतिहास को उसकी वर्तमान राजनीति से जोड़ता है। सैमुएल बियर इसे राजनीतिक आदर्शों और मूल्यों का समुच्चय कहते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और जनता को उससे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। निष्कर्ष: राजनीतिक संस्कृति किसी भी सफल लोकतंत्र की मनोवैज्ञानिक आधारशिला है। यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है, जिससे व्यवस्था की स्थिरता बनी रहती है। राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए गैब्रियल आमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर 1963 में 3 मुख्य अभिविन्यासों, ओरिएंटेशंस, की चर्चा की है। पहला है ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव अभिविन्यास, जो इस बात पर आधारित है कि एक नागरिक को अपनी राजनीतिक व्यवस्था, उसके संस्थानों और नेताओं के बारे में कितनी सटीक जानकारी और तथ्यों का ज्ञान है। दूसरा है भावात्मक, अफेक्टिव अभिविन्यास, जो व्यवस्था के प्रति व्यक्ति के संवेगात्मक जुड़ाव, जैसे गर्व, प्रेम या घृणा को दर्शाता है। तीसरा है मूल्यांकनात्मक, इवैल्यूएटिव अभिविन्यास, जिसमें नागरिक अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर सरकार की नीतियों और कार्यों का उचित या अनुचित के रूप में निर्णय लेता है। इन अभिविन्यासों के मेल से राजनीतिक संस्कृति के 3 शुद्ध प्रकार उभरते हैं। सबसे प्राथमिक स्तर संकीर्ण, पैरोकियल संस्कृति का है, जहां नागरिकों का दृष्टिकोण केवल स्थानीय या कबीलाई होता है और उन्हें राष्ट्रीय सरकार के अस्तित्व की कोई जानकारी नहीं होती। इसके बाद अधीन, सब्जेक्ट संस्कृति आती है, जहां नागरिक व्यवस्था के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन वे स्वयं को केवल नियमों का पालन करने वाली प्रजा मानते हैं और नीति निर्माण में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते। अंत में सहभागी, पार्टिसिपेंट संस्कृति आती है, जो आधुनिक लोकतंत्र का आधार है, जहां नागरिक न केवल जागरूक होते हैं बल्कि व्यवस्था में अपने सक्रिय इनपुट और भागीदारी के माध्यम से प्रभाव भी डालते हैं। आमंड और वर्बा ने 5 देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और मैक्सिको का गहन अध्ययन करने के बाद नागरिक संस्कृति, द सिविक कल्चर, की एक अनूठी और व्यावहारिक अवधारणा प्रस्तुत की। उनका तर्क था कि एक स्थिर लोकतंत्र के लिए केवल सहभागी होना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अत्यधिक सक्रियता कभी-कभी व्यवस्था पर दबाव पैदा कर सकती है। इसलिए उन्होंने एक मिश्रित संस्कृति की वकालत की, जिसमें सहभागी, अधीन और संकीर्ण तत्वों का एक संतुलित मेल हो। उनके अनुसार ब्रिटेन और अमेरिका में यह मिश्रित संतुलन सबसे सटीक पाया गया, जो सरकारी शक्ति और नागरिक प्रभाव के बीच एक स्वस्थ सामंजस्य बनाता है। निष्कर्षतः राजनीतिक संस्कृति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की मनोवैज्ञानिक आत्मा है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो तय करती है कि कोई संविधान केवल कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा या वह वास्तव में लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। राजनीतिक संस्कृति कभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, बल्कि यह अक्सर मिश्रित संस्कृतियों, मिक्स्ड कल्चर्स, के रूप में दिखाई देती है। यह मिश्रण विशेष रूप से उन देशों में देखा जाता है जो पारंपरिक व्यवस्था से आधुनिक लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं।
संकीर्णाधीन संस्कृति में लोग धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता को पहचानने लगते हैं, जबकि अधीन सहभागी संस्कृति में नागरिकों के भीतर अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने लगती है। विकासशील देशों में अक्सर संकीर्ण सहभागी संस्कृति पाई जाती है, जहां एक और आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे चुनाव मौजूद होती हैं। वहीं दूसरी ओर लोग अपनी पुरानी जातीय या क्षेत्रीय पहचानों से भी गहराई से जुड़े होते हैं। किसी भी राष्ट्र के भीतर एक समान संस्कृति के साथ साथ राजनीतिक उपसंस्कृतियां सबकल्चर्स भी मौजूद होती हैं। ये उपसंस्कृतियां धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अलग अलग राजनीतिक झुकाव रख सकती हैं। यदि इन उपसंस्कृतियों के बीच आपसी तालमेल और साझा मूल्यों के प्रति सहमति हो, तो उसे समरूप कंसेंशुअल संस्कृति कहा जाता है, जो व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है। इसके विपरीत, यदि उपसंस्कृतियों के बीच वैचारिक टकराव और अविश्वास हो, तो उसे विखंडित फ्रैगमेंटेड संस्कृति कहते हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष का कारण बन सकती है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कई निर्धारक तत्वों से होता है। इसमें देश का इतिहास, जैसे क्रांतियां या औपनिवेशिक विरासत, उसका भूगोल, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, और अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और साक्षरता का स्तर प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म और सामाजिक मूल्य अक्सर राजनीतिक व्यवहार का नैतिक आधार तैयार करते हैं। यही कारण है कि एक ही जैसा कानून या संविधान अलग अलग देशों में अलग अलग परिणाम देता है, क्योंकि उस कानून को लागू करने वाली सांस्कृतिक जमीन हर जगह भिन्न होती है। निष्कर्षतः राजनीतिक संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील, डायनामिक प्रक्रिया है। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार होता है और आर्थिक प्रगति आती है, राजनीतिक संस्कृति धीरे धीरे संकीर्ण या अधीन रूप को छोड़कर सहभागी रूप की ओर बढ़ने लगती है। यह व्यवस्था की केवल सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी उत्तरजीविता सर्वाइवल के लिए भी अनिवार्य है कि वह अपनी जनता की आकांक्षाओं और सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर चले। राष्ट्रवाद के दो प्रारंभिक और विरोधी स्वरूप उदारवादी और रूढ़िवादी मॉडल हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद, जिसके प्रमुख समर्थक मात्सनी और वुड्रो विल्सन थे, आत्मनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। यह मानता है कि हर राष्ट्र को अपनी संप्रभुता चुनने का अधिकार है। इसके विपरीत रूढ़िवादी राष्ट्रवाद साझा इतिहास, परंपरा और राष्ट्र को एक जैविक समुदाय ऑर्गेनिक कम्युनिटी मानने पर बल देता है, जैसा कि बिस्मार्क के एकीकरण और बाद में थैचर की नीतियों में देखा गया। इतिहास में राष्ट्रवाद के आक्रामक और प्रतिरोध स्वरूप भी दिखाई देते हैं। विस्तारवादी राष्ट्रवाद सैन्य गौरव और अपनी नस्ल या संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण की वकालत करता है। वहीं एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जहां गांधी और हो ची मिन्ह जैसे नेताओं ने विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष किया। इसी क्रम में अश्वेत राष्ट्रवाद ब्लैक नेशनलिज्म ने नस्लवाद के विरुद्ध अपनी विशिष्ट पहचान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। 20वीं सदी की शुरुआत में चार्ल्स मॉरास ने अभिन्न राष्ट्रवाद इंटेग्रल नेशनलिज्म की अवधारणा दी, जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। इसका मूल मंत्र था कि राष्ट्र सर्वोपरि है और व्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र के हितों के सामने गौण है। यही विचारधारा आगे चलकर फासीवादी और नाजी शासन का आधार बनी, जहां राज्य की शक्ति को ही सत्य माना गया। दार्शनिक स्तर पर हर्डर ने वोल्क्सगेस्ट का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है जनता की आत्मा, जो किसी देश की लोक संस्कृति और उसकी मूल भाषा में निवास करती है। अंततः राष्ट्रवाद की तीव्र आलोचना भी हुई है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे मानवता का खसरा मीसल्स ऑफ मैनकाइंड कहा, यानी एक ऐसी आदिम मानसिक अवस्था जो मनुष्यों के बीच दीवारें खड़ी करती है। भारत के महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को एक ऐसी हाइड्रोलिक प्रेस की संज्ञा दी जो राष्ट्र की एकता के नाम पर व्यक्ति की मौलिक गरिमा और उसकी सृजनात्मकता को कुचल देती है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप अत्यंत जटिल और मिश्रित है, जिसमें संकीर्ण, जातिधर्म, अधीन, प्रजाभावी और सहभागी, सक्रिय नागरिक तत्वों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ प्राचीन परंपराएं और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य एक साथ अस्तित्व में हैं। हालांकि
भाषाई विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण भारत में कई खंडित उपसंस्कृतियाँ फ्रैगमेंटेड सबकल्चर्स भी पाई जाती हैं, जो कभी कभी राष्ट्रीय राजनीति के समक्ष चुनौतियाँ पेश करती हैं। प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी ने भारतीय संदर्भ में जाति के राजनीतिकरण पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की क्रांतिकारी अवधारणा दी। उनका मानना था कि जाति ने केवल समाज को बांटा नहीं है, बल्कि उसने पिछड़े और ग्रामीण समुदायों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावी राजनीति से जोड़ने के लिए एक सेतु का कार्य किया है। कोठारी के अनुसार जाति अब केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक पहचान और वोट बैंक की शक्ति बन गई है। W.H. मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति को समझने के लिए इसकी 3 भाषाओं का विश्लेषण किया। पहली आधुनिक भाषा, जो संविधान, संसद और कानून की भाषा है। दूसरी पारंपरिक भाषा, जो ग्रामीण भारत में जाति, समुदाय और स्थानीय संबंधों के आधार पर चलती है। और तीसरी संत्याधार्मिक भाषा, जो नैतिकता, सादगी और त्याग पर आधारित है, जिस पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे का गहरा प्रभाव रहा है। इसी क्रम में मायन विनर ने भारतीय राजनीति में अभिजात, एलीट और जनसंस्कृति मास कल्चर के बीच के स्पष्ट विभाजन को रेखांकित किया। वहीं लॉयर और सुज़ैन रुडोल्फ ने परंपरा की आधुनिकता द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि कैसे भारत में पुरानी परंपराओं और जातिगत संगठनों का उपयोग आधुनिक लोकतंत्र को मजबूत करने और राजनीतिक लामबंदी के लिए किया जा रहा है। निष्कर्षतः भारतीय राजनीतिक संस्कृति एकल या रेखीय नहीं, बल्कि एक बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक और गतिशील व्यवस्था है। यह निरंतर परिवर्तनशील है, जहां शिक्षा और संचार के विस्तार के साथ साथ पारंपरिक पहचानें भी नए राजनीतिक अवतार में सामने आ रही हैं। भारतीय लोकतंत्र का यह विशिष्ट विकास मॉडल पश्चिमी देशों से बिल्कुल भिन्न और अपनी सांस्कृतिक जड़ों में गहराई से जमा हुआ है। आमंड और वर्बा ने अपने प्रसिद्ध तुलनात्मक अध्ययन के बाद 5 राष्ट्रों की राजनीतिक स्थिति का जो निष्कर्ष निकाला, वह आज भी राजनीति विज्ञान का आधार है। उनके अनुसार ब्रिटेन नागरिक संस्कृति सिविक कल्चर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, जहां लोकतंत्र की स्थिरता का राज परंपरा और आधुनिकता का संतुलन था। अमेरिका में उच्च सहभागी संस्कृति देखी गई, जहां नागरिक अपने अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग थे। इसके विपरीत उस समय के जर्मनी में आज्ञाकारी सब्जेक्ट संस्कृति की प्रधानता थी, जहां लोग व्यवस्था को जानते तो थे पर सक्रिय नहीं थे। इटली की संस्कृति को खंडित और अविश्वासी पाया गया, जबकि मेक्सिको एक संक्रमणकालीन दौर में था, जो संकीर्णता से धीरे धीरे सहभागिता की ओर बढ़ रहा था। इन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने नागरिक संस्कृति सिविक कल्चर को परिभाषित किया। यह कोई शुद्ध रूप नहीं, बल्कि एक मिश्रित मिक्स्ड संस्कृति है। इसमें सक्रिय भागीदारी, कानून के प्रति सम्मान और स्थानीय पहचानों का एक अनूठा संतुलन होता है। यह संस्कृति किसी भी लोकतंत्र को न केवल स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, नागरिक संस्कृति वह गोंद है जो समाज के विभिन्न वर्गों को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर रखती है। राजनीतिक संस्कृति कभी स्थिर नहीं रहती, इसमें समय के साथ बदलाव आता रहता है। इसके प्रमुख कारणों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नई पीढ़ी के राजनीतिक समाजीकरण को आधुनिक बनाती है। इसके साथ ही आर्थिक प्रगति और शहरीकरण नागरिकों के भीतर राजनीतिक चेतना का विस्तार करते हैं। वर्तमान दौर में तकनीक और सूचना क्रांति ने वैश्वीकरण के माध्यम से सीमाओं के पार साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार किया है, जिससे पारंपरिक संस्कृतियां अब वैश्विक विमर्श से प्रभावित हो रही हैं। आज के दौर में राजनीतिक संस्कृति की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब शासन की वैधता लेजिटिमेसी केवल परंपरा पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और तर्क पर टिकी है। इसे प्रदर्शन आधारित राजनीति कहा जाता है, जहां जनता सरकार के काम के आधार पर अपना मूल्यांकन इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन तय करती है। संविधान भले ही एक कानूनी ढांचा प्रदान करता हो, लेकिन उस ढांचे में प्राण फूंकने का काम वहां की राजनीतिक संस्कृति ही करती है।